हेलो कैडेट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं एनसीसी की क्लासेस अपने इस चैनल निबेड़ 9 पे। तो एनसीसी के बारे में मैं थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद जब ये महसूस किया गया कि अगर फ़ौज लड़ाई में बिज़ी हो गई तो पीछे समाज को संभालने के लिए ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविलियंस को ध्यान में रख सके और जो फ़ौज की ज़रूरत है वो पूरी कर सके। तो उस सोच के आधार पर एनसीसी का गठन किया गया 1948 में। तो 1948 में जब एनसीसी का गठन किया गया तो ये यंग स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज गोअर स्टूडेंट्स के लिए किया गया था और ये सोच के किया गया था कि यहाँ से हम ऐसे कैडेट्स पैदा करेंगे जो आगे जाके फ़ौज में भी जा सकें, उनमें कुछ ख़ास ऐसी क्वालिटीज़ पैदा की जा सकें जिससे कि वो अपने देश की और समाज की सेवा कर सकें। तो एनसीसी का वैसे फुल फॉर्म से हम बात करते हैं शुरू। हमारा टॉपिक तुम देख ही रहे होगे, एनसीसी हमारा जो चैप्टर आज का है, और जो ये सारा सिलेबस हम यहाँ पे कवर करेंगे वो होगा एनसीसी सर्टिफिकेट ए के लिए, यानी कि जो सर्टिफिकेट ए 2 साल का कोर्स होता है और स्कूल में होता है। तो एनसीसी हम देखते हैं कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं बात। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये है एनसीसी का फुल फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए हमको। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसका बेसिक मोटो क्या है। एनसीसी का मोटो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो हुआ करता है जिससे कि ये पता चलता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट में आने वाले इंसान जो भर्ती हो रहे हैं उनमें क्या चाहता है। बेसिक, बिल्कुल मोटे हिसाब से, ज़्यादा बारीकी से नहीं। तो हमारे एनसीसी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो हमारा जो मोटो है एनसीसी में वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और हम चाहते क्या हैं, एनसीसी अपने कैडेट से क्या चाहती है, वो आ जाता है एम्स ऑफ एनसीसी में। तो एम्स ऑफ एनसीसी एक ऐसा क्वेश्चन है, या यूनिटी एंड डिसिप्लिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे सर्टिफिकेट ए के एग्ज़ाम में भी आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम अगर एनसीसी में आ रहे हो, तुमने एक एनसीसी ऑप्ट करनी है, कैडेट बनना है, तो एनसीसी क्या चाहती है, यूनिट तुमसे क्या चाहती है कि तुम कैसे बनो, वो हमें पता चलेगा एम्स ऑफ एनसीसी से। तो पहले मैं बेसिकली बता देता हूँ मोटे मोटे हिसाब से कि एनसीसी चाहती क्या है। एनसीसी सबसे पहला एम एनसीसी का ये है कि वो कैडेट में कुछ खास क्वालिटीज़ पैदा करना चाहती है, जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, सेकुलर आउटलुक, एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए हिम्मत, डिसिप्लिन, कॉमरेडशिप वगैरह वगैरह, जो कि हम जानते हैं, हम लिखेंगे अच्छी तरह से। तो पहला तो ये कि तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड करना चाहती है एनसीसी। कुछ ऐसा करिकुलम है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे कैंप्स हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने आप बिल्डअप होगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप होगा। पहला एम एनसीसी का ये है। फिर आते हैं हम दूसरे एम पर। दूसरे एम में एनसीसी ये कहती है कि हम स्टूडेंट्स को या कैडेट्स को इस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि वक्त आने पर वो देश की और समाज की सेवा करने के काबिल हों। ऐसा ना हो कि अगर समाज या देश मुश्किल में है और फ़ौज तो लड़ाई में बिज़ी है, जैसे कि अभी चाइना ने भी अटैक कर दिया और फ्लड्स भी आ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें ऐसा यूथ मिले ही ना हमें जो कि समाज की सेवा उस टाइम पे कर सके। सरकार अगर उनका आह्वान करती है तो एनसीसी के कैडेट्स अपने आप आगे बढ़ के लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखा के आगे आके देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। तो दूसरा एम ये है कि हमें ट्रेंड मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्स कौन हो, तुम हो। और तीसरा हमारा एम क्या है, तीसरा एम ये है कि इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करना कैडेट्स के लिए कैंप्स वगैरह में कि फर्स्ट टच जो है फ़ौज का तुमको दे देना। क्योंकि तुम्हारे जो इंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है, स्कूल में
हम टीचर ही तुम्हारे ANO हैं, मैं 3rd ऑफिसर वैभव हूँ जो कि एक टीचर भी हूँ, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होंगे जो यूनिट से आएंगे पढ़ाने, और जब तुम कैंप में जाओगे पढ़ने तो जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो एक्चुअली फ़ौजी हैं, और तुमको फर्स्ट टच देना, फ़ौज के साथ जोड़ना और दिखाना कि कैसा एनवायरनमेंट है, ताकि तुम में अपने आप मोटिवेशन पैदा हो सके कि तुम अपना करियर फ़ौज में बनाओ, आगे जाके ऑफिसर रैंक में या फ़ौजी बनकर तुम देश की सेवा कर सको। तो ये बेसिक 3 एम हैं हमारे NCC के। तो ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिए हैं तीनों एम्स, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और तुमने नोट भी करना है। पहला एम है टू डेवलप, ये जो क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं वो कैडेट्स में हमने डेवलप करनी है। क्या? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन, सेकुलर आउटलुक, स्पोर्ट्समैनशिप, आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस एंड लीडरशिप एमंग द कैडेट्स। तो यहाँ मैं कंप्लीट कर देता हूँ सेंटेंस को, मैं लिख देता हूँ एमंग द कैडेट्स। तो कैडेट्स में हमको ये क्वालिटीज़ चाहिए, पहला एम ये है। दूसरा एम, टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व द नेशन। अब जब क्वेश्चन आता है कि राइट द एम ऑफ NCC, तो ये क्वालिटीज़ तुमने लिखनी ज़रूर है, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। दूसरे एम में ये 3 वर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड, ये 3 वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं लिखने, क्योंकि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनको देखा जाता है एक्चुअली कि क्या ये स्टूडेंट ने लिखी है, क्या कैडेट ने लिखी हैं, तभी नंबर मिलते हैं। तो एक बार फिर देखो, टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हो तुम्हारे एक ह्यूमन को रिसोर्स बनाना, यानी कैडेट्स को हमने तैयार करना है। जैसे कि मुझे तैयार किया गया, मैं ह्यूमन रिसोर्स किस बात के लिए हूँ? NCC की ट्रेनिंग देने के लिए। तो तुमको क्यों तैयार करना है? क्या एम रखा गया है? ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ, यानी कि तुमको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ट्रेनिंग देनी है और इससे तुमको अपने आप मोटिवेशन मिलेगी टू सर्व द नेशन, अपनी देश की और समाज की सेवा जब मौका मिले तुम कर सको। तुम में इतना जो जोश होना चाहिए वो अपने आप, जब तुम ट्रेनिंग में आओगे तो अपने आप देखोगे। आज तो पहली ही क्लास है। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा हमारा एम है टू प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट कैडेट्स के लिए। कैडेट्स को सूटेबल एनवायरनमेंट दें ताकि क्या हो? टू मोटिवेट द यूथ, ताकि तुम अपने आप मोटिवेट हो जाओ टू टेक अप अ करियर इन आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो NCC में रेगुलरली और बढ़िया ढंग से कैडेटशिप करते हैं, NCC को ज्वाइन करके रखते हैं, A सर्टिफिकेट पूरा करते हैं, उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स फ़ौज में जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि फ़ौज में जब हम जाते हैं तो एक तो देश सेवा का मौका मिलता है और दूसरा ये कि एक बहुत अच्छा करियर है, देश में सेवा भी मिल जाती है और हमें एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। तो वो सूटेबल एनवायरनमेंट वहाँ तुम्हें मिलेगा। तो ये है हमारा तीसरा एम, और मुझे लगता है कि तुमने ये लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा तो मैं कुछ देर रुकता हूँ, तुम इसको लिख लो। तो अब ये आई थिंक लिख लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, एम से आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे NCC के 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स भी हैं। वैसे ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरह से चलाने के लिए काम आते हैं। अगर इन प्रिंसिपल्स पे, इन सिद्धांतों पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, यानी कि सारे के सारे इंसान जो भी उस संस्था से जुड़े हुए हैं इन प्रिंसिपल्स को ओबे करते हैं, इनके हिसाब से चलते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बहुत अच्छा चलती है। तो देखें, पहला जो हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल है, ओबे विद स्माइल। अब तुम्हें पता है फ़ौज जब हुक्म देती है तो हम उसमें ये नहीं कहते कि ये ठीक है कि गलत है, जो हुक्म दे दिया वो मानना है। और तुम भी अब आधे फ़ौजी तो बन ही जाओगे क्योंकि तुम कैडेट बन गए। देखो, मैंने भी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो मैं भी एक फ़ौजी की तरह ही एक्ट करूँगा। तो जिस तरह फ़ौज में होता है कि जो हुक्म दे दिया गया वो ठीक है और उसका पालन करना ही है, और वो भी खुशी से,
और ये नहीं कि तुम्हें बुरा लगे और बुरा लग के तुम फॉलो कर रहे हो, नहीं, जो भी ऑर्डर आएगा वो तुम्हें खुशी खुशी पालन करना है, वो तुम्हारी ड्यूटी है। तो ओबे विद स्माइल पहला कार्डिनल प्रिंसिपल है। फिर सेकंड है वर्क हार्ड विदाउट फस। वर्क हार्ड तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, कि मेहनत करनी है। किसमें? कोई भी एनसीसी की एक्टिविटी है, पढ़ाई है, हमारी परेड है, उसमें मेहनत करनी है, लेकिन विदाउट फस। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? FUSS फस का मतलब होता है ड्रामेबाजी, दिखावा करना, कि हमने मेहनत तो करनी है लेकिन मेहनत करने का दिखावा नहीं करना कि हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सारे बराबर के मेहनत कर रहे हैं, दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि दिखावा जो करता है उसकी सच्चाई तो पहले पता लग जाती है कि ये जो है वही है जो मेहनत नहीं कर रहा, बाकी सारे तो मेहनत कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी नहीं कर रहा। तो वर्क हार्ड विदाउट फस, बगैर किसी ड्रामेबाजी के, दिखावा किए हुए हमने मेहनत करनी है। तीसरा, बी पंक्चुअल। तो पंक्चुअल का क्या मतलब है? तुम सब जानते हो कि जब भी जहाँ भी कहा जाए तुमने वहाँ पर पहुँचना है, चाहे वो एनसीसी की एक परेड की क्लास हो, चाहे थ्योरी क्लास हो, चाहे हम एनसीसी की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैंप पे जाना है, हम इकट्ठे हो रहे हैं बस स्टैंड पे कि हम बस पकड़ेंगे और कैंप तक जाएंगे। तो सारी एक्टिविटीज़ में सही टाइम पर पहुंचना, इसको कहते हैं पंक्चुअलिटी। इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। और चौथा प्रिंसिपल, मेक नो एक्सक्यूजेज एंड टेल नो लाइज। एक्सक्यूज़ ना देना, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना बनाना, कि मैं कोई काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे था, क्योंकि वैसे था, मैं बीमार हो गया था, घर वालों ने मना कर दिया था, मेरे घर में मेहमान आ गया था, कुछ भी, कोई भी चीज़, सारे बहाने एक तरफ होते हैं। जब हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं, और जब हम काम नहीं करना चाहते तो हमारे पास बहाने होते हैं, और वो बहाने अक्सर झूठे ही होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मेक नो एक्सक्यूजेज एंड टेल नो लाइज। ना तो हमने झूठ बोलने हैं और ना हमने एक्सक्यूज़ देनी है। एक बात हमेशा समझ लो स्टूडेंट्स, कि एक्सक्यूजेज और सक्सेस ये इस तरह से है जैसे कि किसी कॉइन के हेड और टेल होते हैं। अगर तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ेज़ हैं तो तुम्हारे पास सक्सेस नहीं हो सकती, और अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना। और जिस जिस काम में भी तुम सक्सेसफुल हुए हो, जो भी काम तुमने मन लगा के किया है, तुम देख लेना कि तुम उसमें बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाते। हमने मान लो क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम है हमारा, तो हम किसी भी तरीके से अगर चाहते हैं उस दिन क्रिकेट खेलना तो हम जाएंगे, एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे कि मैं यार इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, मेरे को ज़रूरी काम पड़ गया, मेरा साइकिल का, स्कूटर का टायर पंचर हो गया। ऐसी बातें नहीं बोलेंगे हम। चाहे पंचर हो जाए टायर, हम सही टाइम पे पहुँचेंगे क्योंकि हम चाहते हैं काम करना। लेकिन अगर हम चाहते ही नहीं हैं, हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। कब? जब हम एक्सक्यूज़ेस बनाने लग जाएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर तो दुनिया के सारे बहाने कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर हमारे हाथ सक्सेस नहीं आती। तो हमेशा याद रखो कि या तो सक्सेस होगी हाथ में, या तुम्हारे हाथ में एक्सक्यूज़ेस होंगी। आइदर सक्सेसेस और एक्सक्यूज़ेस, दोनों में से कोई एक ही होती है। तो ये है हमारे 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अब हम ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, अगर हमने ये देखना है तो मैं ये डायग्राम तुम्हारे लिए मैंने बनाई है, इसे नोट कर लो अच्छी तरह, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है हमारी एनसीसी का, मेन ऑफिस, जहाँ से पूरे इंडिया में एनसीसी को हुक्म जाते हैं कि अब ये एक्टिविटी करनी है, अब ये कैंप लगाना है, वगैरह वगैरह, तो वो कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में है। तो ये है एनसीसी हेडक्वार्टर, HQ है, इसका मतलब हेडक्वार्टर। तो ये न्यू दिल्ली में है, और यहाँ पर जो संभालते हैं एनसीसी को, हेडक्वार्टर को, उनका रैंक क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल का। लेकिन एनसीसी में उनका डेजिग्नेशन क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, DG एनसीसी। वो न्यू दिल्ली में बैठते हैं और पूरे इंडिया की एनसीसी को कंट्रोल करते हैं। और बेसिकली ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो ऑब्वियसली तुमको पता लग गया होगा कि
पूरी की पूरी एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, एमओडी में आती है, क्योंकि हमारी सारी की सारी जो सेना है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो ये भी सेना के ही बहुत बड़े ओहदे का नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो हमारे होते हैं डीजी एनसीसी, पहली बात। उसके बाद उससे नीचे 3 तरह से एनसीसी में ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 2 तो हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, OTA, वो कामटी में है, एक कामटी मतलब नागपुर एक जगह है वहाँ पर, और दूसरी एकेडमी है वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, वो ग्वालियर में है। यानी कि जितनी भी लेडी ANOs हैं वो सारी की सारी ग्वालियर में ट्रेनिंग लेती हैं, और जो मेल ANOs हैं वो कामटी में यानी नागपुर में ट्रेनिंग लेते हैं और ANO बन जाते हैं, मतलब NCC ऑफिसर बनते हैं। तो टीचर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं वो NCC ऑफिसर बनते हैं, जैसे कि मैं भी इसी तरह से ट्रेनिंग लेके NCC ऑफिसर बना। और उसके बाद ये तो है ऑफिसर, यानी हम जैसे ऑफिसर्स को तैयार करने की 2 जगह हैं। अब कैडेट्स के लिए कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रखा गया है? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैडेट्स ही हैं, उन्हीं के लिए सारा कुछ कर रहे हैं हम। तो ये 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स हैं। देखो ध्यान से इस डायग्राम को बनाओ। पूरे देश में 17 ऐसे सब ऑफिसेज हैं एनसीसी के, किनके अंडर? हेडक्वार्टर के अंडर, जिनका नाम है डायरेक्टोरेट। तो ये 17 हैं, अलग अलग जगह पर स्टेट वाइज हैं, यानी कि जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का मिलाकर एक डायरेक्टरेट है चंडीगढ़ में। इस तरह से 2-2, 3-3 स्टेट, या कई बार बहुत बड़ी स्टेट हो तो एक स्टेट का अपना अलग स्टेट डायरेक्टोरेट होता है। हमारा चंडीगढ़ में है, और ये कौन कौन सी स्टेट्स कवर करता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। तो इस तरह से 17 स्टेट डायरेक्टरेट हैं, और इन स्टेट डायरेक्टरेट्स के जो ऑफिसर होते हैं उनका रैंक क्या होता है? उनका रैंक होता है मेजर जनरल, और ये कहलाते हैं DDG या ADG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल या डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। तो मेजर जनरल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो संभालते हैं स्टेट डायरेक्टरेट। उसके बाद उसके नीचे आ जाओ तो स्टेट्स में अलग अलग, अब देखो इतनी बड़ी स्टेट है, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तो एक ही ऑफिस से ये कंट्रोल नहीं हो सकता, इसके नीचे अलग सब ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे। तो उनको कहते हैं ग्रुप हेडक्वार्टर, जिनके अंडर फिर आगे यूनिट्स होती हैं। तो ग्रुप हेडक्वार्टर कितने हैं पूरे इंडिया में? इन 17 डायरेक्टरेट्स में मिला के 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, और इनके जो ऑफिसर हैं जो संभालते हैं ग्रुप हेडक्वार्टर को वो होते हैं ग्रुप कमांडर, उनको कहा जाता है ग्रुप कमांडर। और उनका रैंक क्या होता है? उनका रैंक होता है ब्रिगेडियर। ये मैंने BRG जो लिखा है ये ब्रिगेडियर का शॉर्ट फॉर्म है। और फिर ग्रुप्स के आगे यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मेरी एक यूनिट है, तुम भी उसी यूनिट के हो सकते हो। तो पूरे इंडिया में 814 यूनिट्स हैं, जिसमें कि यूनिट्स में आर्मी की अलग यूनिट्स हैं, नेवी की अलग यूनिट्स हैं और एयरफोर्स की अलग यूनिट्स हैं। इन तीनों विंग्स की मिलाकर पूरे इंडिया में 814 यूनिट्स हैं, और जो इनको संभालते हैं उनका रैंक होता है कर्नल, COL यानी कर्नल, और इनको कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट, CO ऑफ यूनिट। और फिर इन यूनिट्स को आगे फर्दर बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस दिए जाते हैं, जिनको संभालते हैं हम जैसे NCC ऑफिसर, एसोसिएट NCC ऑफिसर, जो एक्चुअली उसी स्कूल में टीचर या प्रोफेसर होते हैं। स्कूल में टीचर होंगे, मैं स्कूल में हूँ, मैं टीचर हूँ, और जो कॉलेजेस में चलती हैं उसमें क्या होते हैं? प्रोफेसर होते हैं। लेकिन उनका जो डेजिग्नेशन है वो क्या होता है NCC में? एसोसिएट NCC ऑफिसर यानी ANO। तो अगर हम इसको रिवर्स प्रोसेस में चलाएं तो तुमको समझ में आएगा। देखो एक बार फिर करते हैं। तुम स्कूल में हो, तुम्हारे ऑफिसर का नाम है, डेजिग्नेशन है ANO, एसोसिएट NCC ऑफिसर। उसके बाद वो स्कूल किसके अंडर आ रहा है? यूनिट के अंदर आ रहा है। वो यूनिट किसके अंडर आ रही है? ग्रुप हेडक्वार्टर के अंडर आ रही है। ये ग्रुप हेडक्वार्टर किसके अंडर है? डायरेक्टरेट के अंडर है। और डायरेक्टरेट किसके अंडर है? हेडक्वार्टर, NCC हेडक्वार्टर के अंडर है। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। वैसे मेरे पास इतनी जगह नहीं थी, वरना ये बॉक्स इसके नीचे और ये बॉक्स इसके नीचे ऐसे सीधा आता है, लेकिन तुम इस तरह भी बना सकते हो। लेकिन समझ ये होनी चाहिए कि लेवल ऊपर से नीचे आ रहा है।
ये इसके नीचे और इसके नीचे ये। तो इस तरह से तुम ये नोट कर लो, पूरा का पूरा देख लो, और फिर हम चलते हैं एनसीसी, ये जो हमारा टॉपिक है उसके अगले सेगमेंट में। कैडेट्स, हमारी एनसीसी इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इंडिया की, या कहना चाहिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली इसका एक फ़्लैग भी होगा। और क्योंकि अब तुम देख रहे हो कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो जैसा भी बन पाया, अगर तुमने एक्चुअल फ्लैग देखना हो, एक्चुअल फ्लैग की पिक प्रॉपरली देखनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके प्रॉपर एनसीसी का फ्लैग देख सकते हो। अभी तुम यहाँ से समझ लो, क्योंकि अगर तुम एनसीसी फ्लैग को समझ गए तो 2-3 चीज़ें तो तुम एनसीसी के बारे में अपने आप ही समझ जाओगे, जो कि अब तक मैंने पढ़ाई हैं। जैसे कि एनसीसी में तीनों विंग्स होते हैं सेना के, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो इसी तरह से ये फ्लैग में भी 3 कलर हैं। तुम देख रहे हो ये 3 भागों में बांटा हुआ है पूरे इस सिंबल को। तो इसमें हमारे पास ये जो पट्टी है पूरी की पूरी वो रेड कलर में होती है, फिर ये पट्टी जो है वो पूरी की पूरी वो नेवी ब्लू कलर में होती है, और ये पट्टी पूरी की पूरी होती है लाइट ब्लू, या कहना चाहिए स्काई ब्लू। तो ये 3 पट्टियां किसको दर्शा रही हैं फ्लैग में? तीनों विंग्स। रेड कलर स्टैंड्स फॉर आर्मी, नेवी ब्लू नाम में ही आ गया नेवी, नेवी को दर्शाने के लिए नेवी ब्लू पट्टी बनाई गई, और स्काई ब्लू ऑब्वियसली स्काई से क्या रिलेटेड है? एयरफोर्स। तो तीनों ही विंग्स से मिल के एनसीसी बनी है। तो ये दर्शाने के लिए ये 3 भाग फ्लैग के किए गए, यहाँ पे पूरा रेड कलर, यहाँ पे पूरा का पूरा नेवी ब्लू कलर, और यहाँ स्काई ब्लू कलर। ये तुमने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा इससे पहले, तुमको याद आ जाएगा। उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो, ये मैंने अपनी तरफ से फ्लावर्स बनाए। फ्लावर की प्रॉपर डायग्राम मुझसे बन नहीं सकी, तो मैंने ऐसे शो किया है। तुम देख सकते हो एक्चुअल में, जो तुम पिक देखोगे, डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ लिंक से। तो ये फ्लावर्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 फ्लावर्स का एक गार्लैंड है, एक हार है। एक फ्लावर बीच में, 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। तो ये क्या दर्शाने के लिए बनाए गए हैं? 17 नंबर कहाँ आया है? अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स। तो 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स को दर्शाने के लिए ये 17 फ्लावर्स हैं, एक बीच में, 8 इस तरफ फ्लावर, 8 इस तरफ फ्लावर। और ये 2 डॉट्स देख रहे हो, 2 डॉट्स क्या हैं? 2 हमारे जो OTA हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एक कांपटी में नागपुर में और एक ग्वालियर में। तो उनको दर्शाने के लिए ये 2 डॉट्स हैं। फिर बीच में हमने एनसीसी देख रहे हैं लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स, RACACO। और नीचे इसका ये क्या है? मैंने बताया था मोटो, एनसीसी का मोटो बताया था ना। तो मोटो हिंदी में लिखा रहता है, एकता और अनुशासन। तो मैं फिर बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर इसको एग्जैक्टली देखना है प्रॉपरली, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, और उस लिंक को जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने वो पिक खुल जाएगी जो कि इस हमारे एनसीसी फ्लैग की होगी। तो ये तो है एनसीसी फ्लैग। अब हम बात करते हैं एनसीसी सॉन्ग की, कि हमारा एक एनसीसी सॉन्ग भी है, और वो है हम सब भारतीय हैं। एनसीसी सॉन्ग हमारा कौन सा है? मैं लिख रहा हूं हम सब भारतीय हैं। तुमने सुना होगा। अब मैं यहाँ पर गा के तुम्हें नहीं बताऊंगा, नाम मैंने बता दिया। और इसका भी जो वीडियो का लिंक है वो मैं यहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो YouTube पे पड़ा हुआ है, तुम देख सकते हो। एनसीसी सॉन्ग राइट करोगे YouTube पे तो खुल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ईज़ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो तुमको एक और लिंक मिलेगा जो कि एनसीसी सॉन्ग का होगा। उसको क्लिक करोगे, एनसीसी सॉन्ग चल पड़ेगा। तो वो एनसीसी सॉन्ग तुमने सीखना है, याद करना है। बहुत बार ए सर्टिफिकेट के पेपर में वो एनसीसी सॉन्ग लिखने के लिए आ जाता है। और ऑब्वियसली अगर हम भारतीय देश के वासी हैं तो हमें राष्ट्रगान आना चाहिए,
तो जिस तरह हमको जनगण मन राष्ट्रगान आना चाहिए, उसी तरह अगर हम कैडेट्स हैं एनसीसी के तो हमको एनसीसी सॉन्ग आना चाहिए, तो वो तुमने सीखना है। हम सब भारतीय हैं। तो ये है एनसीसी सॉन्ग और फ्लैग। तो कैडेट्स आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा का पूरा एनसीसी का जो टॉपिक है हमने वो कवर कर लिया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम एक और टॉपिक की, एनसीसी के एक और टॉपिक की बात करेंगे, और तुम्हें तब अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हमारा सिलेबस क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू।